नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषी योग में श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं पर्वत योग के विषय में। पर्वत योग, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड को भी इसी के बारे में बनाया था, जहां पर हमने बताया था कि पर्वत योग की विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं, अलग अलग परिभाषाएं प्रचलित हैं इसकी विभिन्न ग्रंथों में। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने पर्वत योग के भी बारे में चर्चा की थी, जिसमें फल दीपिका में जो इसकी जो वेरिएशन मौजूद है, पर्वत योग को जो फल दीपिका में जिस तरह से बताया गया और जिस तरह से बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया गया, वो दोनों हमने वर्णित जो भी श्लोक है वो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि जातक पारिजात ग्रंथ में पर्वत योग की क्या परिभाषा बताई गई है, क्या परिभाषा प्रचलित है जातक पारिजात ग्रंथ में पर्वत योग की। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जातक पारिजात ग्रंथ में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पर्वत योग के जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, मैं बता रहा हूं अभी भी कि पर्वत योग के फायदा क्या होता है अगर पर्वत योग कुंडली में निर्मित होता है। तो पर्वत योग अगर कुंडली में निर्मित होता है, जातक मृदुभाषी होता है, वाक्य कौशल में निपुण होता है, मतलब बोलचाल की कला में निपुण और माहिर होता है, अपनी बोलचाल की शैली से बड़ी आसानी से दूसरे लोगों को प्रभावित कर लेता है, धन संपन्न होता है, सुखी जीवन जीता है, आनंदमयी जीवन जीता है, आगे चल के अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, समृद्ध जीवन होता है, सुखी और वैभवशाली जीवन जीने वाला होता है। जातक पारिजात ग्रंथ में इसे एक राजयोग के समान माना गया है, जहां पे कहा गया है कि पर्वत योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति जिस भी अपने संदर्भ में है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो सिटी लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है वह अपने ग्रुप का हेड होता है। मतलब जहां पे भी वो जिस भी संस्था में काम कर रहा है या फिर जिस भी सोसाइटी में रह रहा है, वहां का वो लीडर होता है, वहां का वो हेड होता है। इसीलिए इसको एक राजयोग के समान जातक पारिजात ग्रंथ में माना गया है। मित्रों, जातक पारिजात ग्रंथ में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग चूंकि पर्वत एक स्थिर वस्तु है जो कि जटिल अपने जहां पर रिजिड और स्थिर रहता है, इसीलिए ऐसे लोगों के पास जिनकी कुंडली में पर्वत योग होता है उनकी संपन्नता स्थिर होती है, उसमें बढ़ोतरी ही होती है, उसमें घटता कुछ नहीं है। आजीवन उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्लस ही होता जाएगा, माइनस कुछ नहीं होगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जातक पारिजात ग्रंथ में क्या परिभाषा बताई गई है पर्वत योग की, कैसे कुंडली में पर्वत योग बनता है। तो मित्रों, जातक पारिजात ग्रंथ में जो पर्वत योग की परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि जातक, पहले आप ये समझ लीजिए कि जातक पारिजात ग्रंथ में पर्वत योग की दो परिभाषाएं बताई गई हैं। जो पहली परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि जितने हमारे कुंडली में शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा, वह कुंडली के केंद्र स्थान में होना चाहिए। साथ ही साथ कुंडली का 6वां भाव और 8वां भाव खाली होना चाहिए। मित्रों, इसी तरह कुछ परिभाषा हमारी बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताई गई थी वहां, और इसमें डिफरेंस क्या है, बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया था कि सारे शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए और 7वां 8वां भाव खाली होना चाहिए। और यहां पर जातक पारिजात ग्रंथ में यह कहा जा रहा है, परिभाषा जो पर्वत योग की है उसमें कहा यह गया है कि सारे के सारे शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए और साथ ही साथ कुंडली का 6वां भाव और 8वां भाव खाली होना चाहिए, या अगर 6वें 8वें भाव में कोई ग्रह रहेगा तो वो शुभ ग्रह होना चाहिए। मतलब 6वें 8वें भाव में कोई ग्रह होना चाहिए तो शुभ ग्रह होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा का कंक्लूजन क्या निकलता है, यहां से क्या एक पिक्चर क्या बनती है। तो मित्रों, एक जो क्लियरेंस ये आता है, स्पष्टीकरण जो आता है इस परिभाषा से, ये है कि हमारे सारे के सारे शुभ ग्रह या तो केंद्र में हो, और अगर केंद्र में हो सारे के सारे शुभ ग्रह तो 6वां और 8वां भाव खाली होना चाहिए। नहीं तो हमारी कुंडली के सारे शुभ ग्रह या तो केंद्र स्थान में होने चाहिए, पहले भाव, चौथे भाव, 7वां भाव या 10वां भाव में, और या तो फिर 6वें भाव में हो या 8वें भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के सभी ग्रह या कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए। केंद्र स्थान कौन कौन से होगा, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, या फिर 6वें भाव या 8वें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। कुंडली के पर्वत योग के निर्माण के लिए मतलब यहाँ पे जो स्पष्टीकरण आया वो ये है कि कुंडली के केंद्र स्थान में कोई अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, 6वें 8वें भाव में कोई अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन है कि मतलब या तो सारे शुभ ग्रह केंद्र स्थान में हो और उस दशा में 6वां 8वां भाव खाली होना चाहिए,
या फिर अगर कोई शुभ ग्रह केंद्र स्थान से बाहर आता है तो कहां रहना चाहिए? छठवें भाव में, आठवें भाव में। मतलब छठवें आठवें भाव में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट, कोई भी नेगेटिव प्लैनेट, कोई भी अशुभ फल देने वाला ग्रह नहीं होना चाहिए। तो मित्रों ये है। अब आपको इस परिभाषा के उदाहरण के माध्यम से उसको मैं क्लेरिफाई करता हूं कि कैसे कुंडली में पर्वत योग का निर्माण हो सकता है जातक पारिजात ग्रंथ के अनुसार। मित्रों आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया हुआ है। तो आपके समझाने के लिए मैंने मेष लग्न का उदाहरण लिया। मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया आपको सारे के सारे शुभ ग्रह कौन से हो गए? गुरु, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा। तो चलिए हम यहां पे चारों को केंद्र में स्थित कर देते हैं। गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। पहला ऑप्शन तो मित्रों ये होगा कि हमारे चारों के चारों शुभ ग्रह जरूरी नहीं कि अलग अलग चारों भाव में हो, ये एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे कुंडली में पर्वत योग का निर्माण हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे चारों ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में स्थित हैं, तो उस दशा में कुंडली का छठवां भाव और आठवां भाव खाली होना चाहिए। यहां पे कोई भी अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि कुंडली में अगर हमारे सारे शुभ ग्रह केंद्र स्थान में मौजूद हैं तो छठवां और आठवां भाव उस दशा में खाली होना चाहिए, कोई भी अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए और ना ही कोई अशुभ ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही है तो इसका मतलब कुंडली में पर्वत योग का निर्माण हो रहा है। अब इसमें ऑप्शंस क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर कुंडली से कोई शुभ ग्रह बाहर जाता भी है तो कहां रहना चाहिए? वो छठवें या आठवें भाव में, छठवें भाव में या आठवें भाव में। मान लीजिए शुक्र यहां से उठ गया, शुक्र चला गया आठवें भाव में। तो जातक पारिजात ग्रंथ में कहा यह गया है कि अगर सारे शुभ ग्रह केंद्र स्थान में मौजूद है तो उस दशा में छठवां और आठवां भाव खाली होना चाहिए। और अगर कोई शुभ ग्रह बाहर आता भी है तो कहां होना चाहिए? या तो केंद्र स्थान में या फिर छठवें भाव में या फिर आठवें भाव में। और केंद्र स्थान और छठवें भाव और आठवें भाव में कोई भी अशुभ ग्रह मेलेफिक प्लैनेट नहीं मौजूद होना चाहिए। तो मैं आपके हिसाब से मैंने एक उदाहरण दिया, एक एग्जांपल दिया कि किस हिसाब से कुंडली में पर्वत योग का निर्माण हो सकता है। तो मैं तो यह थी पहली परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि जातक पारिजात ग्रंथ में पर्वत योग को लेकर के दूसरी परिभाषा क्या बताई गई है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों जातक पारिजात ग्रंथ में जो पर्वत योग को लेकर के जो दूसरी परिभाषा बताई गई है, अब हम मित्रों उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों जातक पारिजात ग्रंथ में जो पर्वत योग की जो दूसरी परिभाषा बताई गई है उसमें कहा यह गया है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश और 12वें भाव का स्वामी अर्थात वेश, लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश और द्वादश भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश कहे या फिर वेश कहे, दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में होने चाहिए। दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में होना चाहिए और उनके ऊपर उनके मित्र ग्रहों की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो भी ऐसी दशा में कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है जातक पारिजात ग्रंथ के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको दूसरी परिभाषा बताई है जो कि जातक पारिजात ग्रंथ में बताया गया है। उसमें यह कहा गया है कि पहले भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश और 12वें भाव का स्वामी अर्थात वेश दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में हो और उनके ऊपर उनके मित्र ग्रहों की दृष्टि आ रही हो। यहां पर परस्पर केंद्र स्थान में कहने का मतलब क्या है कि लग्नेश से वेश चाहे युति में हो, चाहे लग्नेश से वेश चौथे भाव में हो, चाहे लग्नेश से वेश सातवें भाव में हो, चाहे लग्नेश से वेश 10वें भाव में हो, मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में केंद्र स्थान में रहेंगे। तो चलिए मैं आपको मित्रों एक उदाहरण देता हूं कि कैसे कुंडली में दूसरी परिभाषा के हिसाब से पर्वत योग का निर्माण हो सकता है। चलिए मित्रों मान लीजिए कि इस कुंडली में प्रस्तुत उदाहरण मित्रों मैंने मेष लग्न का उदाहरण एग्जांपल लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो चलिए मान लेते हैं आपको मैंने कि एग्जांपल देता हूं, डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं कैसे पर्वत योग का निर्माण होता है दूसरी परिभाषा के अंतर्गत। मित्रों लग्नेश इस कुंडली में हो जाते हैं मंगल और 12वें भाव में आ रही मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो चलिए हमने मान लिया कि गुरु आपके स्थित हो गए जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं कुंडली के चौथे भाव में, और लग्नेश स्थित हो गए आपके 10वें भाव में। मित्रों कहा यह गया है यहां पे कि लग्नेश और वेश आपस में परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में होने चाहिए और उनके ऊपर उनके मित्र ग्रहों की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो चलिए मैंने आपको उदाहरण बताया कि प्रस्तुत उदाहरण में लग्नेश होते हैं मंगल जो कि कुंडली के 10वें भाव में स्थित हैं
और 12वें भाव के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि कुंडली के चौथे भाव में स्थित हैं। तो लग्नेश और वेश के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो लग्नेश से वेश कहाँ बैठे हैं? 7वें भाव में है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वेश लग्नेश से केंद्र स्थान में है, मतलब दोनों एक दूसरे से केंद्र स्थान में होना चाहिए। अब इन कहा यह गया है कि इनके ऊपर इनके मित्र ग्रहों की दृष्टि आए तो फिर कुंडली में निर्माण हो जाता है पर्वत योग का दूसरी परिभाषा के हिसाब से। तो चलिए हमने मान लिया, यहां पे लिख दिया सूर्य। मित्रों हमने यहां पे गुरु के साथ लिख दिया सूर्य, सूर्य गुरु के भी मित्र हो गए, और मंगल पे सूर्य की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है जो कि मंगल के भी मित्र हो गए। तो इस प्रकार से इस कुंडली में दूसरी परिभाषा के हिसाब से पर्वत योग का निर्माण हो गया। कैसे कि लग्नेश और वेश दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में है। लग्नेश मंगल यहां 10वें भाव में है, और मंगल लग्नेश से वेश जो गुरु है वो 7वें भाव में है जो कि केंद्र स्थान होता है। और उनके ऊपर उनके मित्र ग्रह सूर्य गुरु के साथ युति में है, और सूर्य की मंगल के ऊपर 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो इस हिसाब से भी दूसरी परिभाषा के हिसाब से कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है। मित्रों पर्वत योग के कई सारे वेरिएशन, कई सारे वर्जन विभिन्न ग्रंथों में बताए गए हैं। मेरा प्रयास था कि जो प्रमुख विशेषताएं, जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, मैं उनको ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मित्रों ये था पर्वत योग। आज के लिए इतना ही। आपसे कहना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने लाके प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।